मजबूरी में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, जब उनको ये समाधान हो गया कि भाई सरकार को उनके मंतव्य का पता चल चुका है और सरकार किसी भी तरह से उसमें कोई कंसेशन करने को इच्छुक नहीं है। यद्यपि आपको सरकार की तरफ से ये कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ये बातें वो हैं जो हम लोग अपने जानकार सूत्रों से पता कर रहे हैं और ये धीरे धीरे दिल्ली के कॉरिडोर्स में भी ये आम बात होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू अटेम्प्ट हो रहा था जिसको समय पर रोक दिया गया। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो सरकार है, यानी कि मोदी जी जो हैं, वो इस मामले में उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज़ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई ये जो कारण बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था, ये असली कारण तो कतई नहीं है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य कारणों से कोई समस्या होती तो भाई वीपी रहते हुए, वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए जितना अच्छा उपचार हो सकता है उतना रिज़ाइन करने के बाद तो नहीं हो सकता। और हमने और भी वीपीज़ देखे हैं, हमने हामिद अंसारी जैसे वीपी देखे हैं जो कि दिन में केवल 1 घंटे काम करते थे, प्रश्नकाल समाप्त होते ही गायब हो जाते थे और उसके बाद फिर इधर उधर घूमते रहते थे, मौज मस्ती करते रहते थे। और अपने जो अंसारी बिरादरी थी, अंसारी बिरादरी में उनके मुख्तार अंसारी भी शामिल थे, उसके साथ में गलबैयाँ करते रहते थे, मौज करते थे पूरी फुल। और खूब चारों तरफ पूरे विदेशों के भ्रमण करते थे। 10 वर्ष जो उन्होंने आनंद लिया है उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई उपमान नहीं दिया जा सकता, किसी भी प्रकार का। तो फिर ये क्या बात हुई कि यदि हमारी हेल्थ ख़राब है तो भाई हमें तो और वीपी रहना चाहिए, हम थोड़ा काम कम कर दें, सभापति को ज़्यादा मौका दे दें, आए ऑफिस में बैठें, ऑफिस में नहीं भी बैठें तो जो घर में ऑफिस होता है वहाँ से काम चलाएं। वाइस प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, और जो कि राज्यसभा के इतर होती हैं तो वो अपने निभाते रहे। लेकिन क्या है रहस्य, क्या है? तो रहस्य मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, गहरा रहस्य है इसमें। क्यों रहस्य ये है कि सबसे बड़ा रहस्य ये पता चला कि 23 तारीख को, यानी 23 तारीख को दिन कौन सा है? 23 तारीख को मेरे विचार से गुरुवार है, तो या बुधवार है, आज 22 है, हाँ कल ही तो है 23 तारीख बुधवार को, जबकि इस सदन चल रहा था उस समय उन्होंने अपना राजस्थान दौरा नोटिफाई कर दिया था। और राजस्थान में जाकर वो एक सभा में भाग लेने वाले थे और वहाँ क्या कहते पता नहीं, लेकिन ये बड़ा ही एक अनयूजुअल स्टेप था और जिससे कि सरकार के कान खड़े हुए। उसके बाद फिर ये पता चलता है कि पता क्या चलता है, सोमवार को जब सदन बैठा तो उन्होंने एक तो खड़गे जी को बगैर मतलब का प्रवचन करने का अवसर दिया, जिस पे आपने देखा कि नड्डा जी ने घोर आपत्ति भी की थी कि भाई ये नियम पे बोलने के लिए खड़े हुए हैं और ये पूरा जो है वो विवेचना किए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। खैर वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो सुलटाई जा सकती थी। लेकिन असली बात पता चलती है जब जयराम रमेश का दुख सामने आया और उन्होंने कहा कि साहब कि उन्होंने तो हमको मिलने के लिए वायदा किया था और 1 तारीख को हम उनसे मिलने वाले थे और एक कोई बड़े मसले पर हमारी बात भी होने वाली थी। वो बड़ा मसला पता चल गया सरकार को, और वो बड़ा मसला ये था, बड़े मसले से पहले जो और दूसरा मसला हुआ वो भी सोमवार को हुआ। वो ये हुआ कि उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट कर लिया जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का, जो कि 63 विपक्षी सदस्यों के द्वारा दिया गया था। विपक्षी सदस्यों के द्वारा दिया गया नोटिस स्वीकार कर लिया, जबकि उसके पहले ही किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है वो कह चुके थे कि 150 से अधिक हमारे जो पक्ष विपक्ष के सांसद हैं उन्होंने ये नोटिस लोकसभा में दे दिया। और उसके बाद फिर जो पक्ष के सदस्य थे, सरकारी सदस्य थे, उनको 50 से अधिक सांसदों का नोटिस अलग से देना पड़ा। और उसमें उनकी जो पूरा उन्होंने एक एम्बिग्यूटी बना के रखी कि हम किसका नोटिस एक्सेप्ट करेंगे। इसमें भी ये संभावना बन रही थी कि भाई ये किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को मदद करना चाह रहे हैं क्या, ऐसा इन्होंने क्यों किया। क्योंकि ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो
सदैव जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर होते हैं उनसे बातचीत करके की जाती है। वैसे भी वो हर विषय पर अपना ज्ञान तो दे ही रहे थे, प्रवचन तो दे ही रहे थे, बहुत समय से दे रहे थे, हर विषय पे दे रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब कि वो जुडिशरी के विरुद्ध मुखर थे, इसलिए जुडिशरी के दबाव में सरकार ने ऐसा किया। ना, ये बात बिल्कुल गलत है। वो केवल जुडिशरी के प्रति मुखर नहीं थे, वो दुनिया भर की राजनीतिक विषयों पर भी काफ़ी कुछ मुखर हो रहे थे। वो जो समझ लीजिए कि पुरानी जो उनकी जो कांग्रेसी या जनता दल वाली जो पुरानी जो सोशलिस्ट जीन्स थी वो उबाल मार रही थी, और वो सरकार को रास नहीं आ रहा था। इतना वोकल होना वाइस प्रेसिडेंट का, भैरव सिंह शेखावत जैसे भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि एक मास लीडर थे, मास लीडर, लेकिन वो भी कभी इस तरह से मुखरित होकर हर विषय पर अपनी टिप्पणी नहीं किया करते थे। तो थोड़ा बहुत तो असहज ये सरकार को पैसे ही कर रहे थे। लेकिन एक जो बड़ा विषय आया, ये सरकार को पता चला कि ये जो जस्टिस शेखर यादव वाला जो एक वो मोशन दिया हुआ है, जस्टिस शेखर यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और उन्होंने सनातन धर्म के पक्ष में कुछ बातें कही थी, उसको मिलकर बवंडर किया विपक्षी दलों ने और आपके जो पंचमक्कार तत्व हैं उन्होंने, और उसके बाद फिर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव को बुलाया, उनसे कहा, उन्होंने कतई जो भी उन्होंने बातें कही थी उसको जस्टिफाई किया, उसको वापस लेने से मना भी कर दिया। उनका कि ऐसी कोई भी मेरा वो ना आशय था, और जो कुछ भी कहा गया है वो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है। उन्होंने कहा था कि भाई विल ऑफ द मेजॉरिटी चलेगी तो विल ऑफ द मेजॉरिटी तो चलेगी। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, वो तो मूल सिद्धांत है। तो जस्टिस शेखर यादव के विरुद्ध इम्पीचमेंट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ऑपोजिशन सदस्यों द्वारा राज्यसभा में। देखिए, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। पर्टिकुलरली ये भी सोचने का विषय है कि राज्यसभा में ही क्यों प्रस्तुत किया गया, जहां पर अब कांग्रेस की सदस्य संख्या जो है वो कोई 25-26 ही रह गई है। एक ज़माना था जब अकेले उनका बहुमत हुआ करता था, वो 25-26 पर आ गए हैं, और जो सरकार है वो लगभग मेजॉरिटी पर पहुंच गई। तो ये जब हुआ तो सरकार के कान खड़े हुए, और सरकार ने पता किया तो पता चला कि साहब कि जस्टिस शेखर यादव का जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसको संभवतः ये एक्सेप्ट करने वाले हैं। और इस पर सब जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने तगड़ा भाव लिया और कहा कि भाई ये मेरा अधिकार है कि मैं किसी को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो ऐसा बताया जाता है कि सरकार ने मन बना लिया था कि इनके विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। बता दिया गया उनको, आपको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपको ये जस्टिस शेखर यादव वाला काम हम करने नहीं देंगे। और काफ़ी उत्तेजना और बातचीत बढ़ गई। तो इसी कारण से एक प्रकार से मैं कहूँगा कि भाई मजबूरी में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, जब उनको ये समाधान हो गया कि भाई सरकार को उनके मंतव्य का पता चल चुका है और सरकार किसी भी तरह से उसमें कोई कंसेशन करने को इच्छुक नहीं है। यद्यपि आपको सरकार की तरफ से ये कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ये बातें वो हैं जो हम लोग अपने जानकारी सूत्रों से पता कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे दिल्ली के कॉरिडोर्स में भी ये आम बात होती जा रही है। तो ये बातें अब सामने आ गई हैं। देखिए, वैसे भी ये निर्णय तुरंत इसलिए भी लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री को विदेश के दौरे पर जाना है, और प्रधानमंत्री जो है वो 23 तारीख से 25 तारीख तक बाहर रहेंगे। तो ऐसे में अगर पीछे से कुछ और हमारे धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, एक्स वाइस प्रेसिडेंट नाउ, वो या कुछ कर देते तो सरकार के लिए बड़ी ही विचित्र स्थिति हो जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू अटेम्प्ट हो रहा था जिसको समय पर रोक दिया गया। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो सरकार है, यानी कि मोदी जी जो हैं, वो इस मामले में उनकी जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज़ है। वो भांप लेते हैं पहले से, और जिस प्रकार के जो जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉज इन द विंड, वो होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय थे, उनका केजरीवाल से भेंट करके, और केजरीवाल से भेंट करना
वो भी जो है वो किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से उचित इसलिए नहीं था कि ना, इसलिए नहीं कि वो किसी विपक्षी पार्टी के नेता हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं से तो वाइस प्रेसिडेंट खूब मिलते हैं। वो एक अक्यूज्ड है, बेल पर है। बेल पर राहुल गांधी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो सीरियस चार्जेस नहीं है। ये तो करप्शन के केस में बेल पर एक व्यक्ति घूम रहा है और उसको आप एंटरटेन कर रहे हो। इस बात पर भी काफ़ी भ्रकुटियाँ तनी थी कि भाई ये केजरीवाल के साथ ये कौन सी आपकी जो है वो पींगें बढ़ रही हैं। वो भी कोई क्लीन पर्सन नहीं है। उसी प्रकार से है कि भाई आप टेंटेड व्यक्ति को, जैसे कि कल हुआ ना, कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये किस्सा, जहाँ जस्टिस यशवंत वर्मा को, जो सीनियर एडवोकेट है मैथ्यू नेदुमपुरा, उन्होंने वर्मा कह दिया तो बेंच नाराज़ हो गई। बेंच ने कहा कि आप जस्टिस वर्मा को वर्मा कैसे कह रहे हो। तो जस्टिस नेदुमपुरा ने कह दिया कि भैया ये कोई ग्रेट व्यक्ति नहीं है जिसको वर्मा नहीं कहा जा सके। ये करप्शन से टेंटेड व्यक्ति है। तो इसी तरह से करप्शन से टेंटेड व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की गलवैयाँ करना, वो ये वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को शोभा नहीं देता। तो इस तरह की कई छोटी छोटी बातें जो हैं ये बढ़ती गई और ये जस्टिस शेखर यादव वाली बात पर मुझे लगता है कि ये बात इतनी बढ़ गई कि फिर सरकार को उनको कहना पड़ा कि भाई पिछली बार जब नो कॉन्फिडेंस मोशंस ऑपोजिशन लाया था तो हमने आपको बचाया था, लेकिन अब कहीं ऐसा आप हमें विवश ना करें कि हमें लाना पड़ जाए। तो जो भी उनकी फ्यूचर की प्लानिंग है उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि ये इनिशिएटिव तो एक्स वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने ही लिया, लेकिन उनको लग गया कि भाई अब संभव नहीं है कि जो भी उनकी जो एम्बिशन है या उनका जो भी महत्वाकांक्षा है उसको वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए परस्यू कर सकें या वाइस प्रेसिडेंट का पद का उपयोग करते हुए उसको वो फलीभूत कर सकें। ये पता अभी तक जो चला है वो यह पीछे कारण है धनखड़ जी के इस्तीफे का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।